हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस मेरी लेनी है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके बाद आप ले सकते हैं। लाइट क्लासेस के नाम से है, बनकी रोड एक कल्याणपुर में और दूसरी है क्रॉसिंग नंबर 9। और जो भी स्टूडेंट गूगल क्लासरूम से जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर मैं बता दूँ, वो बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल क्लासरूम को लिंक भेज दिया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का कौन सा है? रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। ये टॉपिक जो है बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 12 मार्क्स में कि थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड और बॉइलिंग पॉइंट से। ये 12th स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके सिलेबस में ये नहीं पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने जो भी बीएससी में है वो उन्होंने पढ़ा होगा क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये फेज चेंज रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है। इसमें क्या होता है कि फेज चेंज को लेकर ही क्लैसियस और क्लैपेरॉन ने अपनी इक्वेशन दी थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट्स। ये डायरेक्ट इसी नाम से ही पूछा था, थर्मोडायनेमिकल ट्रीटमेंट होता क्या है। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर रिलेशन विच रिप्रेजेंट आ हीट चेंज विद द चेंज ऑफ फेज। मैंने आपको बताया कि क्लैसियस और क्लैपेरॉन दोनों ने मिलकर जो इक्वेशन दी थी वो किस पर बेस्ड थी? फेज चेंज में। और वो किससे रिलेट करती थी? वो हीट चेंज में। ठीक, यानी हीट चेंज जो होगा वो फेज चेंज के साथ होगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, इस टाइप से। तो दैट इज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड। ठीक, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपर प्रेशर टू लिक्विड इज गिवन बाय। वेपर प्रेशर से किसमें कन्वर्ट करना? लिक्विड में। तो ये क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है dLnP अपॉन dt डेल्टा HV अपॉन RT। ठीक है, HV यहाँ पर क्या है? मोलर एंथैल्पी है इवेपोरेशन की। और इसी को हम लोग किसके इक्वल करेंगे? यहाँ पर लेटेंट हीट के इक्वल करेंगे, यानी कि वेपराइजेशन। देखो लेटेंट हीट क्या होती है हमारी, जो वो 2 टाइप्स की होती है, एक फ्रीज की होती है और एक वेपराइजेशन की होती है। तो यहाँ हम लोग वेपराइजेशन का यूज कर रहे हैं, तो वेपराइजेशन में जो हीट हम लोग यूज करेंगे उसको किसके थ्रू ले लेंगे? लेटेंट हीट के थ्रू ले लेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा HV को रिप्लेस करेंगे हम लोग लेटेंट हीट से। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन हेंस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपकी है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ lnP का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/P। और ये t है तो t की पावर कितनी है? 1। अब इसको जब ऊपर लेके जाओ तो t की पावर -1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा RT² और माइनस साइन को क्या करेंगे? यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेट अस अज्यूम Le इज कांस्टेंट नियर बॉइलिंग पॉइंट। Le क्या है? कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट के नियर अबाउट में कांस्टेंट ले लेंगे। और अब इस इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, इंटीग्रेट कैसे? कि अब ये वेपर प्रेशर है तो वेपर प्रेशर को कहाँ से कहाँ तक लेंगे? PS से P, और dt के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लेंगे TB से T। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करा के इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल सा है डेरिवेशन। आपको अगर ये फॉर्मूले बस यही 2 स्टेप आपको बस याद रखनी है, इसके बाद तो मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट्स खुद ही कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया, उसी इक्वेशन को सेकंड को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, dP/P Le/R और TB से T तक, और ये किया। अब log x जो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? log x। यहाँ P है तो इसीलिए log P आ गया। लिमिट अप्लाई करा दी PS/P, और यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस का क्या? Le/R 1/T। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करा दी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, इसलिए log P माइनस log PS माइनस Le/R को अलग रखा। ये 1/T माइनस 1/TB, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर ली तो अपर लिमिट माइनस क्या होगा? लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला होता है log M/N का, तो इसीलिए log M/N के फॉर्म में इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब ये माइनस का अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते तो ये 1 माइनस जो TB था ये क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1/T कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ अंदर मैंने लोगों ने कर दिया। अब यहाँ एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेने पे क्या होगा? T, और ये TB T माइनस TB/TB होगा। और ये जैसा था वैसे ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए ये भी वैसे ही है, बस क्या करें हम लोगों ने T माइनस TB को क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको dt से रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और बहुत ही हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर कि फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन
कंसीडर कर रहे हैं कि ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए टीबी और टी क्या होगा, नियरली इक्वल। देखिए लिखा भी है नियरली इक्वल, हेंस इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज। अब देखिए ये टी और टी क्या है, नियरली इक्वल है, तो दोनों को टी से रिप्रेजेंट कर दे, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फर्स्ट वीडियो में अगर जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है सोल्यूशन का पहला लेक्चर, वो जाके वहां देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने कराया भी हुआ है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल फ्लूइड दोनों के लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जब लेते हैं तो ये एन को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहां से देखिए क्या आएगा, P माइनस पी एस, ठीक है, 1 को उठा के इधर भेज दिया, तो 1 को उठा के जब इधर भेज देंगे अब क्या आएगा, 1 माइनस एन अपॉन एन आ जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग लेने के बाद ये आ जाएगा। अब देखिए ये एक क्या बन गई हमारे पास में, इक्वेशन 5 हो गई, और इसका हम लोग क्या लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन निकालेंगे, जैसे सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट्स आज जानते होंगे, ठीक। अब देखिए क्या लेगा, सिंस एन अपॉन इज वेरी स्मॉल, ठीक, लेस देन 1 बहुत ही छोटा, क्योंकि 1 से माइनस कर रहा है तो लेस देन तो होगा। द एक्सपेंशन लॉग 1 माइनस एन अपॉन एन एज इनफिनाइट सीरीज इज गिवन बाय, तो ये सीरीज होती है, ठीक। log 1 माइनस या log 1 माइनस एक्स की सीरीज होती है, माइनस का एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स क्यूब, ये होती है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने एक्स क्या पुट कर रखा है, एन अपॉन एन, तो एन अपॉन रख के हम लोग इसको सॉल्व किए। लेकिन आपने क्या देखा कि एन अपॉन एन क्या बहुत ही स्मॉल है, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो वो और भी स्मॉल होगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हाइयर टर्म्स जो होंगे उनको निगलेक्ट कर देंगे। तो हाइयर टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो log 1 माइनस एन अपॉन एन की वैल्यू केवल कितनी आएगी, माइनस का एन अपॉन एन, यहाँ पुट के देख क्वेश्चन नंबर 6 आएगी, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो देखिए इक्वेशन 6 ये है माइनस का एन अपॉन एन, और 5 भी मैं आपको दिखा दूं, ये थी आपकी इक्वेशन 5, log 1 माइनस एन लिखा है एन अपॉन एन, ये किसके इक्वल था, log p अपॉन पी एस के। तो उसका जो RHS है, जो LHS था, यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर दिया, तो log p अपॉन पी एस अपॉन 1 एन अपॉन एन, दोनों माइनस माइनस थे, तो माइनस माइनस की वैल्यू यहाँ से क्या कर दी, माइनस कर दिया, हट गया। अब ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारी, 7, ठीक। अब इस इक्वेशन से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, इक्वेशन 4 में आपको दिखा दूं, ये इक्वेशन 4 थी, तो यहाँ देखिए log p अपॉन पी एस की वैल्यू है, तो log p अपॉन पी एस की वैल्यू हम लोगों ने निकाली यहाँ पर इक्वेशन 7 में क्या है, n अपॉन n, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने रख दिया इक्वेशन 4 ये थी, यहाँ पर log p अपॉन पी एस था, तो p अपॉन पी एस ये क्या पुट कर दिया, n अपॉन n, यहाँ रख के वैल्यू सॉल्व कर ली। अब इसके बाद में n की वैल्यू क्या होती है, w अपॉन m, यानी कि वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर mRT स्क्वायर अपॉन LE, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको किसके इक्वल हम लोग कर सकते हैं, केवी के। एक तो यहीं से रिलेशन निकल गया, तो यही हमारा थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट होता है। अब इसको अगर हम लोग कांस्टेंट करके केवी के इक्वल कर दे, तो यही तो आपने फॉर्मूला निकाला था पीछे, एक्सप्रेशन जब निकाला था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, कि m इक्वल टू केवी डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू 1000 डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। तो ये इजी सा है, आपको बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लर्न रखनी है, बाकी तो ये हो जाएगा आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनदर, ये आपको 12th स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक ऑब्जर्व वैल्यू पहले से ही गिवन होगी, ऑब्जर्व वैल्यू गिवन होगी, आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। यानी कि जैसे आप मान लीजिए आप प्लाइंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 माइनस 34 होती है, तो आप नियरेस्ट उसके लिए क्या आ रहा है, 6.2 आ रही है, 6.3 आ रही है, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड एक वैल्यू होगी। तो ऑब्जर्व वैल्यू जो थी 6.67, तो ऑब्जर्व वैल्यू के अराउंड जो भी या तो लेस होगी या तो उससे ग्रेटर होगी, जो भी वैल्यू उसके अराउंड आती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो एबनॉर्मल वैल्यूज हैं, ठीक। सिमिलरली अगर मॉलिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास है, उसके नियर अबाउट यानी कि लेस और ग्रेटर वैल्यू अगर मॉलिकुलर मास की हमको मिल रही है एक्सप्रेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंट जो भी हम लोगों ने किया है उसके थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, ठीक। देखिए लिखा हुआ है, इन सर्टेन सिचुएशन वी फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजर्ड इज ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर भी हो सकती है स्मॉलर भी हो सकती है देन दी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड। देखिए लिखा हुआ है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ग्रेटर और लेस। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट।
अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो रिलेट करती है मॉलिक्यूलर मास से, तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा एक्सपेक्टेड वो हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब देखिए जो भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है वो दो कंडीशन से आता है। ठीक, केमिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा होगा डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दो टाइप की कंडीशंस होती हैं। एक होता है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, एक होता है एसोसिएशन। डिसोसिएशन किसका होगा? आयनाइज फॉर्म जो भी होगा। तो देखिए यहाँ पर KCl है, K प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर अपने आयंस में ब्रेक होता है तो दीज आयंस एक्ट एज अ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। ये जो आयंस हैं ये एज अ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे इसमें सॉल्यूशन के अंदर। जैसे अगर सपोज आपने मान लिया कि 1 मोल आपने KCl लिया है यहाँ पर और वो डिसोशिएट हुआ है तो 1 मोल आपका K प्लस और 1 मोल आपका Cl माइनस ही फॉर्म होगा। ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 मोल अगर लिया है तो ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल। ठीक है, ये नहीं कि 0.5 ये 0.5 है ना, 1 मोल ये 1 मोल ये। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर गया, और मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज कर गया तो क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। There are many solutes such as organic acid, और एसिड्स क्या होते हैं? आयनाइज जाते हैं। Salts and bases when dissolve in water dissociate into ions, वो अपने आयन से ब्रेक होते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? NaCl का देखिए दे रखा है Na प्लस और Cl माइनस में होगा। ठीक, देयर वुड बी, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि Na प्लस एंड Cl माइनस आफ्टर डिसोसिएशन देयर वुड बी 1 मोल ऑफ सोडियम, बात आ गई 1 मोल सोडियम की, एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन रिलीज इन सोल्यूशन, thus we get 2 moles of particles in the solution. After the dissociation, NaCl or KCl or any other solute which breaks into ions into water, the boiling point of water increases. Boiling point क्या होगा उनका? increase कर जाएगा। And when molar mass है, अब देखिए boiling point क्या है हमारा? boiling point हमारा क्या है यहाँ पर? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज कर रही है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो देखिए लिखा है एंड व्हेन मोलर मास इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इट ऑलवेज कम्स लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होगा? वो कम हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन को समझने के लिए आपने देखा होगा एसिटिक एसिड को, तो एसिटिक एसिड क्या होता है आपका? वो ग्लेशियल फॉर्म में होता है और डाइमर के फॉर्म में रहता है। आप उसको कभी लिख के तो वो डाइमर के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं नीचे डाइमर के फॉर्म है। एक एसिटिक एसिड का ये कंपाउंड है और एक एसिटिक एसिड का ये कंपाउंड है, दोनों डाइमर फॉर्म में है। डाइमर फॉर्म से क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी पार्शियल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हुआ? ये एसोसिएट हो गया, यानी 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? 1 में कन्वर्ट हो गए। अब 2 मॉलिक्यूल 1 में कन्वर्ट हो गए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि डिसोसिएशन जब भी होता है सॉल्यूट्स का तो उसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो लोअर एक्सपेक्टेड होता है। और अगर हम लोग बात करें एसोसिएशन की तो एसोसिएशन में क्या होगा कि क्या लिखा? मोलर मास देन एक्सपेक्टेड वैल्यू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो आती हैं वो ग्रेटर और लोअर हो सकती हैं, किससे? ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म अभी यूज होगा आगे चल के जिसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। वांट ऑफ फैक्टर भी इसी से रिलेटेड होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से। उसमें क्या होता है कि हम लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यू करते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से। जो भी हमारा फैक्टर आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वांट ऑफ फैक्टर कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे वांट ऑफ फैक्टर देखिए क्या लिखा है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव या एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड ये हमारी वही है जो मैंने आपको बताया। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे? पार्टिकल जो भी डिसोशिएट होंगे या नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स जितने थे पार्टिकल्स के वो हो जाएगा। अब क्या इन केस अगर जो भी फैक्टर की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 होगी। ठीक, लेस देन 1 होगी तो डिसोसिएशन, ग्रेटर देन 1 होगी तो एसोसिएशन। थिएटर में अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने 4 पढ़ी थी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ये राउल्ट्स लॉ था, तो अगर इसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के टर्म में लिखना है तो आई से मल्टीप्लाई। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसके लिए भी आई से मल्टीप्लाई। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसमें भी आई से मल्टीप्लाई। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसमें भी आई से मल्टीप्लाई। तो वांट ऑफ फैक्टर के टर्म में आएगा। अब आप ये देखेंगे यहाँ एम जो लिखा है ये एम मोलैरिटी है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? W/m × 1000/V ml में लेते हैं यूज करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी
मोलैलिटी है, ठीक है, W अपॉन एम, V नहीं, यहाँ पर जो ये M है तो M का मतलब है W अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम, मोलैलिटी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बीएससी सेकेंड ईयर में एवरी ईयर पूछा गया है, इम्पोर्टेंट भी है और या तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। तो सिंपल सा देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m एक्वा सोल्यूशन, ये मोलैलिटी दे रखी है, विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये 4 कंडीशन दे रखी है और सभी का बोल रखा 0.1 है, ठीक। लेकिन इनमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ईच आयंस इन सॉल्यूशन एक्ट एज अ फ्री मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर पहले अगर इसकी बात करें, यूरिया डिसोशिएट नहीं होती, आयनाइज नहीं होती है, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज भी नहीं हो सकता क्योंकि 0.1 लिया तो 0. ये भी रहेगा सोल्यूशन में, ये भी रहेगा, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों हमारे तो आयनाइज हो सकते हैं, तो K2SO4 की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2K प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक होगा और NaCl, Na प्लस और Cl माइनस ब्रेक होगा। तो 0.1 था ये, जब इसको ब्रेक किया तो कितने, देखिए यहाँ पर पोटेशियम मिले 2, तो ये कितना 0.2 मोल हो गया, ये 0.1 क्योंकि एक ही था, तो टोटल कितना होगा 0.3 m, तो इसका क्या होगा, हाइयर होगा, इसमें कितने 0.2 है, ठीक। तो सिंपल चीज है। अगर यही क्वेश्चन लेकिन अगर पूछा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं और मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होते हैं, बस फ्रीजिंग पॉइंट की कंडीशन याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और अगर हम लोग वेपर प्रेशर की बात करें, तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा कि हायर द नंबर ऑफ मोल्स, हायर द बॉइलिंग पॉइंट या कोलिवेटिव प्रॉपर्टी सारी अलग होंगी, हायर होंगी। लेकिन डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर यही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में पूछा जाता तो लोअर, अगर पूछा जाता लोअर किसका होता, K2SO4 का, तो फ्रीजिंग पॉइंट में जस्ट अपोजिट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर इसका है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होगा, लोअर होगा। तो ये हमारा, आप देखिए यहाँ पर क्या नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभी के लास्ट 2 ईयर से पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो एक्टिविटी और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। इसका जो फुल डेरिवेशन जो है वो MSc प्रीवियस में पढ़ाया जाता है। आपके सिलेबस में केवल और केवल इसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल सी है। बस क्या है, आप देखिए यहाँ पर कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 टर्म यूज करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन आपने यूज किया, ठीक, तो कंसंट्रेशन टर्म को, कंसंट्रेशन किसके लिए यूज की जाती है, लिक्विड के लिए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म को रिप्लेस हम लोग करते हैं एक नए टर्म से जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक। सिमिलरली गैस के लिए कंसंट्रेशन हम लोग नहीं यूज करते हैं, तो गैस के लिए जो कंसंट्रेशन जो होती है उस किसका यूज करते हैं, वो प्रेशर का। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा Kp और Kc में रिलेशन, ठीक है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो P जो है, P टेंड्स टू प्रेशर, तो प्रेशर किसके लिए यूज किया था, गैस के लिए। तो गैस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेशर यूज करते हैं, ठीक। और प्रेशर को हम लोग एक नए टर्म से रिप्लेस करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिगेसिटी कहते हैं, ठीक है। नए टर्म से ये रिप्रेजेंट होता है इसको फिगेसिटी। देखिए लिखा फिगेसिटी में, इट इज डिफाइंड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेशर। फिगेसिटी किसके लिए, प्रेशर के लिए। टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैस, गैस के लिए यूज करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्टिविटी किसके लिए आती है, मैंने बताया कंसंट्रेशन के लिए। तो एक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द सब्स्टिट्यूट, प्रेशर सब्स्टिट्यूट किसका बनता है, फिगेसिटी का, और एक्टिविटी किसके सब्स्टिट्यूट है, कंसंट्रेशन। देखिए लिखा भी है, दोनों की डेफिनेशन भी सेम है। एक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर कंसंट्रेशन टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये डेरिवेशन जो है इसको गिब्स डुहम इक्वेशन भी बोलते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे MSc में अगर आप पहुंचते हैं तो ये वहाँ इक्वेशन डिराइव की जाती है। तो इन अ मिक्सचर ऑफ रियल गैस केमिकल पोटेंशियल म्यू आई ऑफ एनी कांस्टेंट आई, ये केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। आप अपने आंसर को देखो, क्वेश्चन जब आपका आएगा 3 मार्क्स में आएगा या तो लॉन्ग में आ गया, तो थोड़ा तो आपको क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ेगा ना आंसर को उसके, इसलिए आगे करना, ठीक। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये इक्वेशन 2, क्योंकि ये हमने वहां पर फिगेसिटी टर्म लिया था, ये एक्टिविटी टर्म है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बिहेवियर क्या निकल के आया, मैंने आपको बताया था कि जो फिगेसिटी है वो किसको करेक्ट करती है, प्रेशर को। तो अब कोई, आप जैसे मैच देखते हैं, जब किसी एक प्लेयर को चोट लग जाती है तो दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट करके आता है, क्या दोनों की क्वालिटी सेम होती है, सेम तो होती नहीं है। एक की प्रॉपर्टी जो होगी वो दूसरे की सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या किया, फिगेसिटी ने रिप्लेस तो किया है प्रेशर को, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो
मैच नहीं करेंगी तो वो एक्स्ट्रा फैक्टर से हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इसीलिए फ्यूगेसिटी को अगर प्रेशर की करना है तो हमें एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, वो टर्म क्या है गामा यहाँ पर, और इसी को हम लोग क्या होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी और एक्चुअल प्रेशर। हियर लिखा है एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर रियल गैस, हेंस एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ अ गैस is the ratio of fugacity of the gas in the given state to the pressure of the gas similarly। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो एक्टिविटी क्या होगी, कंसंट्रेशन के अगर रिप्लेस करेगी उसको तो उसके एक फैक्टर से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो फैक्टर हमारा क्या है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। और ये किसके लिए होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, गैस के लिए, सोल्यूशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या है आप देख सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन था इसका आपका वो मैंने गूगल क्लासरूम में आपको अपलोड कर रखा है। आपको वहां से न्यूमेरिकल शीट मिल जाएगी और न्यूमेरिकल शीट के साथ साथ उसमें मैंने सॉल्व करके भी उसका पीडीएफ वहां पर दे रखा है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो गूगल क्लासरूम में आप इंडिविजुअली कमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।